तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। होप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ ही में आप सभी की प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से चल रही है। इस बेच पॉलिटीवुड लेकर आया है आप सबों के साथ अमेजिंग एक बहुत ही अवेटेड सेशन जिसका नाम है पॉलिटीवुड मेगा मैराथन सेशन। और ये हर दिन आपकी सुबह 10:30 से 1 घंटे 1.5 घंटा की होगी। ठीक है, और उम्मीद है कि हम इस बचे हुए टाइम में पूरा एक होलिस्टिक रिवीजन कर पाएंगे, हमारी जो भी टॉपिक्स हैं, हमारी जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कल हम लोगों ने इस स्लाइड को 3-4 स्लाइड को कर लिया था। यस, चलिए आज हम लोग इस स्लाइड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्लाइड में मेनली, और हमारा जो मैराथन सेशन होता है वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का होता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स्ड ही आएंगे। ठीक है ना, और इस बीच मैराथन सेशन में जितना आपके स्क्रीन पे चीजें दिख रही है उससे ज्यादा हम ओरली उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस। चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं प्लेटो। वी नो दैट प्लेटो इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर, एंड प्लेटो को अगर हम पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़े तो शायद ये अधूरा रह जाता है ना। प्लेटो जिनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, याद रखिएगा, डू रिमेंबर, प्लेटो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो हु यूज द डिडक्टिव मेथड, प्लेटो जिन्होंने डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था, है ना। प्लेटो हु वाज ए स्टूडेंट ऑफ हुम, ये किनके स्टूडेंट थे, कौन बताएंगे। प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ हुम, ये किनके स्टूडेंट थे, बिल्कुल ही वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट, वो सोक्राट के स्टूडेंट थे। इनके स्टूडेंट सोक्राट के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे जो है वो है अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे वो थे आपके अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू ऑल नो, है ना। आपको देखने को मिलता है कि जो प्लेटो साहब हैं इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी किताबें लिखी, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, और हमें देखने को मिलता है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता है, रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, इसके साथ साथ क्रीटो, एपोलॉजी, है ना, मेनो, फेडो, देर आर मेनी बुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटो। ठीक है ना, प्लेटो के द्वारा लिखी गई कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ओके, आप लोग ये बताएं कि प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, रिपब्लिक को किसने कहा था बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर लिखे गए सबसे बेस्ट बुक किसने कहा था, डू कमेंट। हु सेड दैट प्लेटो इज रिपब्लिक इज बेस्ट बुक रिटन ऑन एजुकेशन, बिल्कुल, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज जीन जैक्स रूसो, है ना। रूसो साहब ने कहा था कि ये बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन है। ठीक है, डू रिमेंबर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है प्लेटो को किसने कहा था एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, हु कॉल्ड प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, खुली समाज का शत्रु, किसने कहा था, शत्रु किसने कहा था, वेरी गुड, कार्ल पॉपर, है ना, कार्ल पॉपर। ओके, डू रिमेंबर इट, कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हिगल एंड कार्ल मार्क्स, प्लेटो, हिगल एंड कार्ल मार्क्स को ये बातें कही थी, आप इसको याद रख सकते हैं। वहीं हमें प्लेटो को देखने को मिलता है कि प्लेटो एक ऐसे थिंकर जिन्होंने किसका आइडिया दिया, ही गेव द आइडिया ऑफ एलोगरी ऑफ केव, एलोगरी, एलेगरी ऑफ केव, ठीक है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ही गेव द आइडिया ऑफ फिलोसफर किंग, वेरी गुड, फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग जिसमें 50 इयर्स की एजुकेशन जो है वो कंपलसरी होती थी, और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, वेयर दे डिफाइन जस्टिस एज, कौन बताएंगे जस्टिस को कैसे इन्होंने डिफाइन किया था, बिल्कुल, आइडिया ऑफ गुड, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, वेरी गुड, क्या बात है मनीषा, वेरी गुड। और कुछ, डूइंग एवरीवन हिज हर हिज वर्क, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की इन्होंने बात नहीं की थी, नो मानसी, प्लीज मेक इट करेक्ट। प्रोपोर्शनल इक्वलिटी की बात इन्होंने की थी क्या, वन वर्क वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी, याद रखिएगा, इन्होंने बात कही थी, ही टॉक अबाउट वन मैन वन वर्क वन ड्यूटी, ठीक है ना, वन मैन वन वर्क एंड वन ड्यूटी, इन्होंने इसकी बात की थी, है ना, याद रखिएगा। इन्होंने डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं माना था, बिल्कुल, कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी को बात किया था इन्होंने। इन्होंने सोसाइटी को 3 भाग में बांटा था, जैसे कानून लिख रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले आपका रीजन, उसके बाद है स्पिरिट, उसके बाद है एपेटाइट, है ना, APPETIT, एपेटाइट। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में आपसे एप्टीट्यूड लिखकर कंफ्यूज किया गया है,
आपको कभी कभी एप्टीट्यूड लिखकर भी कंफ्यूज किया गया है, इसलिए एपेटाइट होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, आप लोग ये बताइए, हु रोट द बुक अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी? अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी किताब किसने लिखी थी? हु रोट द बुक अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी? चलिए उसको आगे देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। बेंजामिन बार्बर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट प्लेटो, ठीक है ना, प्लेटो से बहुत सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद है अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब जिनको हम लोग फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, इसके साथ साथ प्लेटो हु यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ inductive method in political science, who studies about 158 constitutions of different, he studied 158 constitutions of different 150 countries, 150 city states, yeah, and he wrote a very important book named as Politics. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी पॉलिटिक्स, जिस बुक में उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया और साइंटिफिक तरीके से सब कुछ बताने की कोशिश की। आप लोग ये बताएं कि एरिस्टोटल वाज ए रेडिकल फिलोसफर, ये एक रेडिकल थिंकर थे या एक कंजर्वेटिव थिंकर थे? ये रेडिकल थे या कंजर्वेटिव थे? बिल्कुल, राज्य जीवन के लिए आया है और सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आया है ना, वेरी गुड। तो ये आपके कंजर्वेटिव है। ओके, आप लोग ये बताएं कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये किसने कहा था? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये किसने कहा था? दिस वाज कॉल्ड बाय प्लेटो, है ना, दिस वाज कॉल्ड बाय प्लेटो, डू रिमेंबर इट। ओके, वहीं देखने को मिलता है कि अरिस्टोटल जिन्होंने इंडक्टिव मेथड का यूज किया, अरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है, उन्होंने एक कंजर्वेटिव फिलॉसफी का आइडिया देते हुए उन्होंने यह कहा कि हमें कोई बहुत बड़े बदलाव से बचने चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या उपाय सुझाए थे? ही गेव द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, ही गेव द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज अ स्मॉल और बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्मॉल और बिग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, स्मॉल बोल सकते हैं, छोटे बहुत बदलाव जो होते हैं संविधान में, वो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ही गेव द आइडिया ऑफ व्हाट? ही गेव द आइडिया ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को इन्होंने कैसा माना था, नेचुरल या आर्टिफिशियल? डू कमेंट। इन्होंने स्लेवरी को कैसा माना था, नेचुरल या आर्टिफिशियल? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट आई कैन से, स्लेवरी जो दास प्रथा है वो एक प्राकृतिक रूप है, वो एक प्राकृतिक व्यवस्था है। क्योंकि दास किसके लिए बनते हैं? जो स्लेव्स हैं, दे बिकेम स्लेव फॉर द बेटरमेंट ऑफ मास्टर्स। जो मास्टर्स हैं, जो मास्टर क्लास है, उनके काम को आसान बनाने के लिए जो स्लेव्स हैं उनका जन्म होता है, ठीक है ना, ये बात कहते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर इंफीरियर क्वालिटी होती है ना, इनके पास जो वर्च्यूज होते हैं वो इंफीरियर होती है। इनको स्लेव्स को क्या फायदे होंगे? अगर ये मास्टर्स के अंदर में रहेंगे तो इनके अंदर बेटरमेंट होगी, इनके अंदर जो है क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ते चली जाएगी, ये देखने को मिलता है हमें, स्लेव्स को बेनिफिट होगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन दिया, और कौन कौन सा थ्योरी दिया था, डू कमेंट। इन्होंने क्या कहा था? थ्योरी ऑफ गोल्डन मीन का आइडिया, वेरी गुड। इन्होंने कहा था पॉलिटी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। निकोमैनियन एथिक्स बुक है। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, बिल्कुल, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में इन्होंने क्या कहा था? वो व्यक्ति जो सिंपली पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, दोज हु पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज दे आर सिटीजन, सिंपल सी बात है ना, जिसमें आपके वुमेन्स नहीं होंगे, ओल्ड नहीं होंगे, फॉरेनर्स नहीं होंगे, एलियन नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, बिल्कुल, जो पार्टिसिपेट करते हैं। डेमोक्रेसी को इन्होंने मोबोक्रेसी कहा था, बिल्कुल, मोबोक्रेसी, एक वॉश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक बिगड़ा हुआ रूप, एक बिगड़ा हुआ सरकार, है ना। ओके, अब इन्होंने क्लासिफिकेशन को कितने कितने कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने? किसने रूल का क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने कितने क्लासिफिकेशन रूल के किया था? 6। और वो 6 कौन कौन से हैं? चलिए एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यहाँ पे है गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे है बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, रूल बाय वन, इसमें हमें देखने को मिलता है गुड वाला कौन सा होगा? गुड वाला कौन सा होगा? यहाँ पे गुड वाले में कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, गुड वाले में कौन सा होगा? गुड वाले में मोनार्की होगा,
यहाँ पे बाइट वाले में क्या होगा, टायरनी होगा। ओके, रूल बाय फ्यू, इसमें बताइए रूल बाय फ्यू में क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की? यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी ए या ओ, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। यहाँ पे होगा ओलिगार्की, बिकॉज ओलिगार्क्स आर द फ्यू पीपल हु रूल फॉर देयर बेटरमेंट, हु रूल फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और वही देखने को मिलता है रूल बाय ऑल या रूल बाय मेनी के रूप में। जो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है इनका पॉलिटी, और जो बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर। चलिए, बिल्कुल इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यही इन्होंने गोल्डन मीन का आइडिया दिया। गोल्डन मीन आपको देखने को मिलता है, पॉलिटी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ठीक है ना। ओके, अरिस्टोटल के बारे में और कुछ चीजें जो छूट रही है, इज देयर एनी मोर थिंग दैट यू कैन रिकॉल? दो कमेंट। हाँ, उनकी एक इंपॉर्टेंट उनकी एक स्कूल थी। स्कूल का क्या नाम था, एकेडमी एलिसियम? व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल? एकेडमी एलिसियम, बिल्कुल, द नेम वाज लिसियम, है ना, नेम जो था वो था लिसियम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, एकेडमी नहीं था। ओके, इनकी जन्म जो हुई थी, एरिस्टोटल वाज बोर्न एट विच प्लेस? एट विच प्लेस ही वाज बोर्न, एट विच प्लेस, कहां उनका जन्म हुआ था? बिल्कुल, एट एट अस्टागिरा, अस्टागिरा नामक जगह पे हुआ था। कब हुआ था? 384 बीसी, है ना, 384 बीसी में इनका जन्म हुआ था। ओके, हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस? हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस? हु सेड पॉलिटिक्स इज मास्टर साइंस? बिल्कुल अरिस्टोटल, है ना, अरिस्टोटल साहब ने इसे कहा था। बिल्कुल, वेरी गुड। हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी? टेलियोलॉजिकल मेथड किसने यूज किया था? हम पूर्ण की ओवरऑल जो रिजल्ट होगा उसका कंक्लूजन पहले करते हैं और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्लेटो या एरिस्टोटल? कुछ लोग प्लेटो लिख रहे हैं, कुछ लोग एरिस्टोटल लिख रहे हैं। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग? ओके, द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल, ठीक है ना, एरिस्टोटल इज करेक्ट आंसर, एरिस्टोटल। ओके, ये किसने कहा था कि राज्य जो है, ये किसने कहा था कि राज्य जो है वो समय के अनुसार व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब स्टेट इज प्रायर दैट इंडिविजुअल? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? बिल्कुल, दिस वाज आल्सो कॉल्ड बाय एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए, ये किसने कहा था? ही क्रिएट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथिक्स एंड पॉलिटी? बिल्कुल, लिंगराज, बिल्कुल ही टॉक अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट, ये बताइए, हु सेड दैट द मैन हु लिव आउटसाइड द स्टेट इज आइदर ए बीस्ट और अ गॉड? हु सेड कि वो मनुष्य जो या तो राज्य के बाहर रहता है या तो मनुष्य होगा या तो दैत्य होगा? हु सेड? बिल्कुल, एरिस्टोटल मेड दिस स्टेटमेंट, है ना, एरिस्टोटल ने इस स्टेटमेंट को दिया था, उन्होंने इसकी बात की थी। चलिए, okay, who said that ki human being are a animal, political animal? Human beings are a political animal. Who said political beings are, sorry, human beings are a political animal? बिल्कुल, और उसी को उन्होंने क्या कहा था? उसी को उन्होंने कहा था जून पॉलिटिकॉन। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका जून पॉलिटिकॉन, ठीक है ना, पॉलिटिकॉन, याद रखिएगा। जून पॉलिटिकल मतलब ह्यूमन बींग्स आर पॉलिटिकल एनिमल एंड दे लिव फॉर देयर बेटरमेंट, दे लिव फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, वो अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए वो जीते हैं, ठीक है ना। चलिए, इतना याद रखिएगा, काफी सारी बातें हो गई। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है, उसमें 5040 उनकी पॉपुलेशन होती है। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, अरिस्टोटल ने कहा था। ओके, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। दिस बुक वाज रिटन बाय टी.एच. ग्रीन। चलिए, तो अब बताइए आप लोग टी.एच. ग्रीन के बारे में क्या क्या याद आता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन रिकॉल अबाउट टी.एच. ग्रीन? कम ऑन, आइडियलिस्ट थिंकर थे, बिल्कुल, ही वाज ए आइडियलिस्टिक थिंकर। ओके,
और कुछ याद आता है क्या? पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव लिबरलिज्म, वेरी गुड, क्या बात है। कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर डूइंग और एंजॉइंग, बिल्कुल टीएच ग्रीन, हाँ बिल्कुल। और स्टेट कॉन्सियस, बिल्कुल कॉन्साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी बेंथम, नहीं वो दूसरा लिखते हैं। अच्छा रुकिए, तो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे गलतियां हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे गलतियां हैं। ये जो बुक है वो इनकी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ये गलती है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो टीएच ग्रीन का जो बुक है उनका नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, डू रिमेंबर इट। बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। यहाँ पे गलतियां हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। हाँ यह बेंथम का है, बिल्कुल अभी मुझे याद आया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो टीएच क्रेन के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा। जो स्टेट है वो क्या करता है, स्टेट जो है वो लोगों के अंदर में मोरालिटी को फुलफिल करता है, लोगों के अंदर में नैतिकता का विकास करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके विकास में इन योर डेवलपमेंट वॉट एवर हिंड्रेंसेज आर कमिंग, स्टेट हिंड्रेंसेस इन योर लाइफ, जो आपके लाइफ में डेवलपमेंट की जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट में बाधा बनने की काम करती है, बिल्कुल ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है। वहीं ये जो टीएच ग्रीन होते हैं, ये आपके इमैनुअल कांट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, राज्य ग्रीन नहीं कहते हैं ये सर, ग्रीन ही तो कहते हैं, ये कौन कहते हैं, यही कहते हैं, यही कहते हैं, ग्रीन ही कहते हैं श्रद्धा, एक बार आप चेक कीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही कहते हैं, चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग, ओके ओके। देखिए अब ये राइट्स के बारे में क्या बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक स्टेटमेंट। ग्रीन राइट के बारे में ये कहते हैं कि अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं, मतलब राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ जो व्यक्ति को नैतिक बनने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है ना, जो व्यक्ति को नैतिक बनाती है। शक्ति नहीं इच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, वेरी गुड। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये बात भी इन्होंने ही कही है, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रोलेगमोना टू एथिक्स, वेरी गुड वेरी गुड, ही वेरी इंपॉर्टेंट बुक प्रोलेगमोना टू एथिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय योर टीएच ग्रीन, ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमिटीज को डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे आपके बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो इन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी। वो कौन कौन से 3 टियर थे बताइए, 3 टियर में कौन कौन से आते हैं, 3 टियर, 3 स्तरीय कौन कौन से आते हैं, पहला कौन था, तीनों स्तर कौन कौन से थे, चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे ये आपके राज्य हो गए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। पहला पे कौन होगा, ग्राम सभा होगा, पहले पे कौन होगा, ग्राम सभा। दूसरे पे कौन होगा, पंचायत समिति, एक ग्राम पंचायत होगा, माफ कीजिएगा, ग्राम पंचायत। पहला होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होगा पंचायत समिति, पंचायत समिति, और थर्ड जो होगा वो होगा जिला परिषद, ठीक है। थर्ड जो होगा वो होगा आपका जिला परिषद, ठीक है। थर्ड जो होगा ग्राम पंचायत, बिल्कुल बोल सकते हैं, दूसरा होगा पंचायत समिति, और तीसरा होगा आपका जिला परिषद। ओके, ये बताइए किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ग्राम सभा के बारे में किस आर्टिकल में डिस्क्रिप्टेड है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अबाउट ग्राम सभा। आर्टिकल नंबर 40 में डीपीएसपी में लिखा हुआ है, सब प्रोविजन करना हर राज्य का ड्यूटी होगा, इट वाज ड्यूटी, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 243 ए, आर्टिकल नंबर 243 ए मेक प्रोविजन फॉर द ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा।
ओके, ये बताइए ग्राम सभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जैसे होते हैं या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के जैसे होते हैं? ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बिल्कुल याद रखिएगा, ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। अब ओके, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? हु आर मेंबर ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा के मेंबर कितने होते हैं, कौन होते हैं, कुछ फिक्स है क्या? हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा? ऑल द वोटर्स हु अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो सभी वोटर जिनकी उम्र 18 साल हो गई है एवं वो जो उस गांव से बिलोंग करते हैं वो उस गांव के ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, पंचायती राज को सबसे पहले भारत में किस राज्य ने कब अडॉप्ट किया था? विच स्टेट अडॉप्टेड इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम? राजस्थान अडॉप्ट किया था, कब किया था? 2 अक्टूबर 1959। वेरी गुड, 1959। ठीक है ना? विच वॉज द सेकेंड स्टेट, विच वॉज द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट? बिल्कुल, नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ये याद रखिएगा। और सेकेंड स्टेट जो था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ओके, आप लोग ये बताइए, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता, लोकायुक्ता को सबसे पहले भारत में किस राज्य में स्थापित किया गया था? बिल्कुल, महाराष्ट्र। और इसके रिगार्डिंग सबसे पहले किस राज्य में एक्ट पारित किया गया था? सबसे पहले किस राज्य में एक्ट पारित किया गया था? बिल्कुल, उड़ीसा में सबसे पहले एक्ट पारित किया गया था, लेकिन हमें देखने को मिलता है। ओके, ये जो लोकपाल जो है वो कैसा इंस्टीट्यूशन है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? सी या एन? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग जो ये है प्रोविजन, जो बिल है, वो कब पारित किया गया था? 2013 में। बिल्कुल, 2013 में किया गया था। ठीक है, और सबसे पहली बार कब पारित किया गया था? सबसे पहली बार हमारे लोकसभा में कब लाया गया था इसे? बिल्कुल, इट वॉज इन द ईयर 1968, 1968 में सबसे पहले इसे लाया गया था। लेकिन उस समय कहां से फेल हो गया था, राज्यसभा से या लोकसभा से? उस समय कहां से पास नहीं हो पाया था? लोकसभा नहीं, राज्यसभा से, राज्यसभा से, चूंकि राज्यसभा से। अच्छा, लोकसभा डिसॉल्व हो गया था? नहीं, मुझे याद आ रहा है राज्यसभा है। ओके, मुझे कुछ याद आ रहा है कि राज्यसभा जो है वहां से पारित नहीं हो पाया था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक वंस, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट कंफर्म फॉर दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं जो पंचायती राज से अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल नंबर 243 आई किसकी बात करता है? 243 आई, हाँ 1968 जो है वो है, बिल्कुल। आई, आई से इनकम, इनकम से आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, याद रखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ओके, 243 जे, जे किससे याद, जे किससे बात करता है? जे, जे 243 जे नहीं याद है, लिखिए नो, कांट रिकॉल, राइट नो। चलिए, इसको पिछले क्लास में राहुल जो थे उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक दिया था, जे से जेठालाल, जेठालाल की पोट्री। एंड पोट्री में क्या होते हैं? इसमें होते हैं एक पूरा ऑडिटिंग, है ना, यहाँ पे ऑडिटिंग होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, सोशल ऑडिट, जो सोशल ऑडिट किया जाता है वो इसके अंडर में किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, ओके, 243 के, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि इसके बारे में लिखा गया है कमेंट में थोड़ी देर पहले ही। ये है के से कैंडिडेट एंड के से इलेक्शन। ठीक है ना, याद रखिएगा, कैंडिडेट का इलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। ओके, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? इन विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन्ड? बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखी गई है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, होप इतना जो है अभी फिलहाल पंचायती राज से इतना इंपॉर्टेंट है। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बाकी सबको नई लग रही हो, दो स्टूडेंट्स आर गेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन, वो इसको नोट डाउन कर लेंगे और बाकी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम। ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पॉइंट।
फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको पता है कि भारत में जो लोकसभा है इसकी कॉन्सेप्ट कहां से ली गई है? फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम विच कंट्री वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो आइडिया है वो कहां से लिया गया है? यूएसए? नो, लोकसभा को ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, याद रखिएगा। इट वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से ये आइडिया लिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा जो है इसकी मेंबर्स कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? तो इसके मेंबर्स 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, ये ऑल नो। ओके, क्या हम लोग प्रेसिडेंट को क्या हम लोग प्रेसिडेंट को जनरल असेंबली से, जनरल इलेक्शन से चुनते हैं, यस और नो? क्या प्रेसिडेंट को जनरल इलेक्शन से चुना जाता है? नो, नो। तो इनको किस मेथड से चुना जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, याद रखिएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, इनको चुना जाता है कैसे? इनको चुना जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से, और इनको चुना जाता है आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, ठीक है। ओके, ये जो मेथड है वो कहां से लिया गया है? द मेथड हैड बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? द मेथड हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। वेरी गुड। ओके, अब ये बताएं कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट, यस और नो? बिल्कुल, हायर प्रणाली में सिखाया जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बिल्कुल, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट बिकॉज आवर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ओके, लोकसभा का प्रोविजन आर्टिकल कौन से में है? इन विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ लोकसभा हैज बीन मेंशन्ड? इन विच आर्टिकल? 81 में राज्यसभा, 80 में लोकसभा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ओके, ये बताइए कि हमारा जो राज्यसभा होता है उसके मेंबर्स कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? इसके मेंबर जो होते हैं वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम फॉर हाउ मच टर्म? बिल्कुल, 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। ओके, राज्यसभा कितने सालों में डिजॉल्व होता है? राज्यसभा डिजॉल्व कब डिजॉल्व होता है? ये बिल्कुल, ये हर 2 साल में 1/3 जो होते हैं वो रिटायर करते हैं। राज्यसभा नेवर डिजॉल्व, ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये बताइए, जो राज्यसभा होता है, ठीक है, उसमें एस्टिमेट कमेटी के कितने मेंबर होते हैं? एस्टिमेट कमेटी के कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा के? एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। सभी ने गलत कहा, कुछ 1-2 स्टूडेंट ने करेक्ट किया है। प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना कीजिए। व्हाट आई एम आस्किंग एग्जैक्टली, आई एम आस्किंग दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड फ्रॉम द राज्यसभा इन द एस्टिमेट कमिटी? नो मेंबर्स, नो एनी मेंबर्स, ऑल द 30 मेंबर्स बिलोंग टू द राज्यसभा, लोकसभा। ये जितने सारे हैं वो सब के सब लोकसभा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ हाँ, मैंने देखा सविता, जितने लोगों ने लिखा है सबको मैंने ऑब्जर्व किया है। जो लोग ने गलती किया है मैंने उनके लिए बस बोला है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लीज बी प्रेजेंट फिजिकली एंड इमोशनली ऑल्सो। चलिए, नेक्स्ट है, एक है पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी। पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी में टोटल राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी में टोटल राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? राज्यसभा से टोटल 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 7 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल, देयर आर टोटल 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। ओके, इसकी प्रोविजन कहां की गई थी? जो आपकी पब्लिक अकाउंटेंट कमिटी है, पीएससी, इसकी प्रोविजन कहां की गई थी? इसकी प्रोविजन कब की गई, कहां की गई? बिल्कुल, इसकी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में की गई थी, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी प्रोविजन जो है वो 1919 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। और इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था? इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था?
इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1921 में। वेरी गुड, इसे इम्प्लीमेंट किया था सन 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी, ठीक है ना, फिर आपके एस्टिमेट कमेटी और भी कमिटीज है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन योर माइंड, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। आप लोग बताइए कि आप लोग को मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द क्लास? यस और नो? मजा आ रहा है? कुछ सीख पा रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, जहां पे बोर होंगे आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप इंग्लैंड के बारे में देखेंगे तो इंग्लैंड में ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन अनरिटन है, ठीक है ना। इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, मतलब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक जगह पे जैसे इंडिया में है वैसे वहां पे रिटन नहीं है, ठीक है। अब आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड में एक ऐसे थिंकर है डी टॉकविले। डी टॉकविले जो है वो बोलते हैं इंग्लैंड हैज नो कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस में आस्क्ड इन एग्जाम, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंग्लैंड? तो डू रिमेंबर इट, डी टॉकविले, ठीक है ना, डी टॉकविले। ओके, यहाँ पे आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वो कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रिटन नहीं है या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप इनको याद रखिएगा, यूके, इजराइल, सऊदी अरबिया, इसके बाद आपको देखने को मिलता है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, और है कनाडा, ठीक है ना। ये कुछ कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखे हुए नहीं है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट, आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, वो कौन है जो बोलते हैं इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर एंटीथेटिकल? दोनों जो है एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का दुश्मन है, कौन बोलते हैं? हु सेड दैट कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल? बिल्कुल, लॉर्ड एक्टन, ठीक है ना। लॉर्ड एक्टन साहब एक बात कहते हैं, बोलते हैं भैया जो लिबर्टी इक्वालिटी है, अगर आप लिबर्टी को बढ़ाओगे तो इक्वालिटी कम जाएगी, और एक इक्वालिटी को बढ़ाओगे तो आप लिबर्टी जो है वो कम जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविले दे बोथ टॉक्स अबाउट, दे बोथ सेड दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर एंटीथेटिकल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ न्यू डेस्पोटिज्म। न्यू डेस्पोटिज्म जो है उसका आइडिया किसने दिया? तो लॉर्ड हेवर्ट ने दिया था। व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यू डेस्पोटिज्म? तो डेस्पोटिज्म का हिंदी होता है निरंकुश, निरंकुश। तो नवीन निरंकुशता की बात किसने कही थी? तो इसकी बात लॉर्ड हेवर्ट ने कही थी। एक्चुअली जिस तरह से हमारे इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मेनली जिस तरह से बोलते हैं रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ ऑफिसर्स जो बढ़ रहे हैं ना, वो एक तरह से न्यू डेस्पोटिज्म है। चलिए अब आप लोग ये बताइए, हु गेव द आइडिया ऑफ मैनेजरियल रेवोल्यूशन? हु गेव द आइडिया ऑफ मैनेजरियल रेवोल्यूशन? हु गेव द आइडिया ऑफ मैनेजरियल रेवोल्यूशन? कम ऑन, हु गेव द आइडिया ऑफ मैनेजरियल रेवोल्यूशन? वेरी गुड, वेरी गुड, इनका आंसर होगा बर्नहैम, ठीक है ना, बर्नहैम इज करेक्ट आंसर। इन्होंने द मैनेजरियल रेवोल्यूशन एक किताबें लिखी थी। ओके, who gave the idea of POCCC? POCCC की बात किसने कही? हाँ मानसी, वेरी गुड, ये एलिटिस्ट थ्योरिस्ट भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये एलिटिस्ट थ्योरिस्ट भी है आपके बर्नहैम, ठीक है, बिल्कुल। फ्योल गेव द आइडिया ऑफ POCCC, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे जब लिया किन्होंने मानसी ने लिया है नाम, थैंक यू मानसी, आपने जब नाम लिया है तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एलिट थ्योरिस्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है एलिट थ्योरिस्ट। चलिए लेट्स गो। आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि कौन से वो थिंकर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को जो अपोज करते हैं एंड दे डिडंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। वो कौन है जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं? तो दे आर एलिटिस्ट थ्योरिस्ट, ठीक है। एलिटिस्ट थ्योरिस्ट कंसीडर दैट कि एक्चुअली में जो सरकार होती है वो एक लोगों की होती है या कुछ लोगों की होती है। जैसे कि कहा जाता है कि आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, ये एक मायत होता है, क्योंकि आप
सिर्फ एज ए टूल होते हैं, आप सिर्फ सरकार को चुन लेते हैं, बाकी सरकार जो चलती है वो आपके कंट्रोल में नहीं चलती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट होते हैं, बिल्कुल वेरी गुड कान्हू, पैरेटो, मोस्का, मिल्स, कंप्यूटर, सीराइट मिल्स, बर्नम, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। हु रोट द बुक पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। द फुल नेम इज द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। हु रोट? इन विच ईयर? माइकल्स। इन विच ईयर? रॉबर्ट माइकल्स रोट इन 1911, ठीक है ना, 1911 में ये किताब लिखी गई थी। ओके, who gave the idea of who gave the idea of who gave the idea of power elite? पावर elite की बात कौन करते हैं? who gave the idea of power elite? बिल्कुल सी राइट मिल्स जो है ये बात करते हैं पावर एलिट। ओके, पावर एलिट के अंदर में अमेरिका के कितने पार्ट्स को मानते हैं, किस किस को मानते हैं कि वो पावर एलिट मिलकर फॉर्म करते हैं? कौन कौन है वो? पॉलिटिशियंस, और कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस के साथ मिलिट्री, और एक होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, उन्हीं को बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर, ठीक है, कैपिटलिस्ट सेक्टर। तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ who wrote the book Capitalism, Socialism and Democracy? Who wrote the book Capitalism, Socialism and Democracy? ये PYQ है, आपसे पूछा गया है, दिस इज PYQ, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर सुम्पीटर, ठीक है ना, सुम्पीटर इज करेक्ट आंसर। ओके, हु रोट द बुक द माइंड एंड सोसाइटी? हु रोट द बुक द माइंड ऑफ सोसाइटी? बिल्कुल, पैरेटो इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, क्लैपिंग। Okay, who wrote the book? Who wrote the book The Mind, The Life of Mind? Who wrote the book The Life of Mind? The Life of Mind. नहीं याद है लिखिए no. Don't recall, write no. There is no issue. बिल्कुल याद रखिएगा, हना अरेंट, ठीक है ना, हना अरेंट जिन्होंने लिखा उनको वेरी वेरी थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, हना अरेंट ने लिखा द लाइफ ऑफ माइंड, डू रिमेंबर इट। ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलिट? सर्कुलेशन ऑफ इलिट का आइडिया किसने दिया? ये तो सबको पता होगा। आप लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतने आसान आसान क्वेश्चन के पूछ रहे हैं। चलिए, ओके, हु गेव द आइडिया ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? जब सब हो ही रहा है, एक को क्यों छोड़ा जाए, है कि नहीं? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, चलिए बताइए। माइकल्स, हाँ, रॉबर्ट माइकल्स। ओके, यहाँ पे लिखा गया एक इंपॉर्टेंट किताब का नाम लिखा गया है द रूलिंग क्लास। ओके, ये भी बता दीजिए द रूलिंग क्लास किन की बुक है? हु रोट द बुक द रूलिंग क्लास? हु रोट द बुक द रूलिंग क्लास? बिल्कुल मॉस्का, है ना, मॉस्का साहब ने लिखा है द रूलिंग क्लास, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिल्कुल, हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सविता ने पॉइंट उठाया यहाँ पे, सर इटली। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था पास्ट ईयर में, इनमें से बताएं कौन कौन से इटली से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन कौन से यूरोप से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, इटली से मेनली जो चार थिंकर हैं, एक है आपके पैरेटो, दूसरे हैं मॉस्का, तीसरे हैं मिल्स, और चौथे हैं आपके रॉबर्ट माइकल्स। पैरेटो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पैरेटो और मॉस्का ये दोनों इटली से बिलोंग करते हैं, और मिल्स जो है ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और रॉबर्ट माइकल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? रॉबर्ट माइकल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? रॉबर्ट माइकल्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? रॉबर्ट माइकल्स जर्मनी, बिल्कुल, ही बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो यहां तक बताइए आप लोग सब कुछ क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके, चलिए, अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फासिज्म, फासिज्म, ठीक है ना। ओके, आप ये बताइए, फासिज्म जो होगा वो ऑथोरिटेरियन सरकार होगा, ऑथोरिटेरियन में आएगा या टोटलिटेरियन में आएगा? फासिज्म कम अंडर ऑथोरिटेरियन या टोटलिटेरियन? बिल्कुल, दे आर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये टोटलिटेरियन होते हैं। ओके, मेनली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि मुसोलिनी
और एक और आपके हैं जिनका नाम है आपका, क्या नाम है उनका, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना, हिटलर साहब। ये दोनों जो है वो आपके फासिज्म के कॉन्सेप्ट से, फासिज्म और इनके कॉन्सेप्ट को नाजिज्म बोला जाता है, याद रखिएगा। नाजिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाजी पार्टी को एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है ना, आपके इटली में। आपको पता है कि अभी एक डेलीगेट आए हैं जर्मनी से इंडिया। क्या आपको पता है जर्मनी के जो चांसलर है वो इंडिया आए हैं? चांसलर जो है वो इंडिया आए हैं। ओके कानू, आई एम एक्सप्लेनिंग, प्लीज वेट। नहीं पता है? आए हैं जर्मनी से, एक जो है चांसलर जो है इंडिया विजिट किए हैं अभी, ठीक है ना। नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं भी नाम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये बताएं, वहां के चांसलर जो होते हैं वहां के पीएम होते हैं या वहां के प्रेसिडेंट होते हैं या कोई और होते हैं? ए बी सी, तीनों में से कौन सा होगा? प्राइम मिनिस्टर को चांसलर बोला जाता है, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर को वहां के चांसलर कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नाम याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो चांसलर होते हैं वो इंडिया है, ठीक है। ओके, तो जर्मनी में जो हिटलर थे वो भी पहले वहां के चांसलर बन गए थे। जो जर्मनी के हिटलर थे वो भी एक समय वहां पे क्या बन गए थे, वहां के चांसलर बने थे। इसके बाद वो फिर से एक नया टाइटल अपने साथ जोड़ा था, जो पूरा कंट्रोल अपने पास कर लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फासिज्म इज बेस्ड ऑन रियलिटी नॉट ऑन चिट। ये बात किसने कही है? तो ये मुसोलिनी ने कही है, ठीक है ना। ये बात आपके मुसोलिनी ने कही है। ओके, ये किसने कहा है? जिस तरह से एक वुमेन का, एक स्त्री का काम बच्चों को जन्म देना है, उसी तरह से एक पुरुष का काम युद्ध में भाग लेना है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये बात मुसोलिनी ने कहा था, हिटलर नहीं, मुसोलिनी, ठीक है ना। ये बात मुसोलिनी साहब ने कहा था, मुसोलिनी। ओके, ये बताइए, हु रोट द बुक मेन कैंप? मेन कैंप, हु रोट द बुक मेन कैंप? आत्मकथा है, बिल्कुल, ये आपके हिटलर साहब की आत्मकथा है। ओके, मुसोलिनी ने इटली में कब शासन अपने पास कर ली थी? इटली ने, इटली में मुसोलिनी ने कब पावर अपने हाथों में ले ली थी? इन विच ईयर? और हिटलर ने कब ली थी? 1922, याद रखिएगा, 1922 में, और हिटलर 1933 में। जर्मनी आपके 1922 में मुसोलिनी साहब, और उसके 11 साल बाद जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने अपने पास कर ली थी, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, सर ऑथोरिटेरियन का मतलब और टोटलिटेरियन के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। कानून यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो वैसे सरकार जो या तो रूल बाय वन हो, या रूल बाय वन नहीं बोल सकते, रूल बाय एक ग्रुप हो, रूल बाय फ्यू हो, और वो जो सरकार हो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्फेयर पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती है। यानी कि आपके समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनकी क्या कल्चर है, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ वहां पे राज्य सत्ता से, राज्य सत्ता को हथियाना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना में, ठीक है ना, जैसे कि आप चाइना में देख सकते हैं, चाइना में कैसी सरकार है, वहां पे ऑथोरिटेरियन सरकार देखने को मिलती है, ठीक है ना। वहीं टोटलिटेरियन का मतलब क्या है, कि जो आपके लाइफ की हर स्फेयर को, आप क्या गाते हो, क्या सुनते हो, क्या पहनते हो, क्या कैसे बाल कटवाते हो, आप क्या स्माइल करते हो, आप कब रोते हो, कब हंसते हो, कब कौन से जो भी करते हो, वो सब के सब जो है वो टोटलिटेरियन में आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको पता है किम जोंग, है ना, किम जोंग, ये कहाँ के हैं? ये आपके नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं, माफ कीजिएगा, नॉर्थ क्या नाम है उसका, अरब, क्या नाम उनका, साउथ, हाँ, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्थ कोरिया के हैं। आपको पता है जब आप कोरिया जाएंगे तो आप कैसे बाल कटवाएंगे वो भी आपकी तय कौन करेंगे? किम जोंग करेंगे। आपको कब कौन सी मूवी देखनी है, ठीक है ना, मतलब कौन कौन सी मूवी देख सकते हैं वो भी कौन तय करेंगे? आपके किम जोंग साहब ने तय करेंगे, ठीक है। आप अगर उनके किसी फंक्शन में गलती से कोई गलतियां कर दी हैं तो आपको तुरंत एट द टाइम सजा दे दिया जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीब दास्तां है वहां की, ठीक है। वहां की दास्तां देखना है तो आप लोग कभी देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी है। बिल्कुल, हर चीजों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ऑथोरिटेरियन सरकार और टोटलिटेरियन सरकार में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और मेनली आपके एडोल्फ हिटलर है, मुसोलिनी है, ये सब भी एक टोटलिटेरियन की जगह जैसे देखे जाते हैं। अब आपको यहाँ से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, याद रखने चाहिए।
यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जर्मनी में जब एडोल्फ हिटलर शासन करने बैठते हैं उसी समय लगभग 1923 में, उससे कुछ साल पहले 1923 में वहां पे किस स्कूल की स्थापना की जाती है? 1923 या 1928 के आसपास में किस स्कूल की स्थापना की जाती है? बिल्कुल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, है ना? फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की जाती है, जो मेनली किसके आइडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं? दे आर मेनली क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट इनको कहा जाता है, बिल्कुल। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स। इसमें से कौन कौन आते हैं? सबसे पहले देखने को मिलता है, हालांकि फ्रैंकफर्ट स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इसे बनाने में एक बहुत बड़ा आइडिया जो काम आता है वो आता है आपके किसका? एंटोनियो ग्राम्सी का, है ना? एंटोनियो ग्राम्सी का आइडिया काम आता है। ओके, तो इसमें कौन कौन होते हैं आपके? मार्क्यूज होते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज। इसमें होते हैं आपके, और कौन आते हैं आपके? हॉर्खाइमर, ठीक है, हॉर्खिमर। और कौन आते हैं आपके? एडोर्नो, एडोर्नो। और कौन होते हैं आपके? हाँ, ये मेनली तीन आते हैं, आप इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया, जैसे कि कम्युनिकेटिव एक्शन का आइडिया किसने दिया? हु गिव द आइडिया ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन? केटिव एक्शन किसने दिया था? हर्बर्ट मार्क्यूज? नो नो नो, नहीं, ग्रामसी इसमें नहीं आते हैं, वॉल्जर भी नहीं आते, ग्रामसी इसमें नहीं आते, ग्रामसी उससे पहले थे, इसके फाउंडेशन से पहले थे, ठीक है। याद रखिए, कम्युनिकेटिव एक्शन का आइडिया कौन देते हैं? हैबरमास, हैबरमास, ठीक है ना। ओके, हु रोट द बुक वन डायमेंशनल मैन? वन डायमेंशनल मैन का आइडिया कौन देते हैं? बिल्कुल, हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज जो है, हर्बर्ट मार्क्यूज जो है वो इस आइडिया को देते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, यहां से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हु गेट द आइडिया ऑफ हेजेमनी? हेजेमनी का आइडिया किसने दिया था? एंटोनियो ग्राम्सी। हु इज नोन एज फादर ऑफ कल्चरल हेजेमनी? हु इज नोन एज फादर ऑफ कल्चरल हेजेमनी? हु इज नोन एज फादर ऑफ कल्चरल हेजेमनी? बिल्कुल, एंटोनियो ग्राम्सी। हु इज नोन एज फादर ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म? स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के पिता किनको माना जाता है? श्रद्धा, सविता, दीक्षा, महेश, सभी लोग बताएं। और मनीषा, बाकी सब बैठे हैं क्या या नोट कर रहे हैं कुछ कुछ? डू कम ऑन। हाँ बिल्कुल, एल्थुसर, है ना, एल्थुसर, एल्थुसर। अब एल्थुसर के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है ना? ओके, हाँ, सब नोट में भेजिए, मुझे लग रहा है, बट आप नोट अगर क्लास के बाद करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। इन्होंने क्या किया था? कार्ल मार्क्स को यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में डिवाइड किया था, याद रखिएगा। और यंग मार्क्स को किसने कहा था? जो रेवोल्यूशनरी मार्क्स थे, जो रेवोल्यूशनरी मार्क्स थे, जिन्होंने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, ठीक है, बिल्कुल, वो कहते हैं सिर्फ इकोनॉमिक जो है वही इंपॉर्टेंट। जैसे कि इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में उन्होंने कौन सा आइडिया दिया था? कौन बताएंगे? हु, which idea was given by economic and given in economic and philosophical manuscript? थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, बिल्कुल, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जो दिया गया था वो इस किताब में दिया गया था। ओके, ये बुक पब्लिश कब हुई थी? इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, ये पब्लिश कब हुई थी? सविता, आपने इसका क्वेश्चन हमसे पूछा था, आप गलत मत कीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, सविता ने फाइनल लिख दिया कि सर ये उसमें नहीं हुआ। आप लोग याद रखिएगा, इसमें से सब लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसके नाम में होता है 1844, तो 1844 में पब्लिश नहीं हुआ था। इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन 1844, रादर इट इज नेम ऑफ इट, है ना, इसका नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। ये आपका 1928-29 के आसपास में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1920s में ये पब्लिश हुआ था। इसलिए आपके एग्जाम में अगर आता है तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन 1844, ठीक है ना। तो ये प्लीज रिमेंबर, ओके, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अल्थुसर जो है उन्होंने आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिप्रेसिव अपरेटस के बीच में क्या किया था? डिफ्रेंशिएट भी किया था, है ना। 1928-9 के आसपास मुझे याद आ रहा है कुछ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, एग्जैक्टली आई कांट रिकॉल, ठीक है, एक बार देखना होगा सर कब हुआ। मुझे याद आ रहा है 80, सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिएगा,
1929 के आसपास में, 1929 के आसपास में पब्लिश हुआ था ये। उसके 2-4 साल आगे पीछे होगा, आप लोग वर्ड चेक कीजिएगा। 1920s में ही पब्लिश हुआ है, 1844 उसका नाम है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 जो है वो उसका नाम है, एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक बात और याद रखिएगा, हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन या हु टॉक्ड अबाउट आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स एंड रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स, ये बात किसने कही थी? तो ये याद रखिएगा, ये आपके अल्थुसर ने कहा था। अल्थुसर ने ये कहा कि एक्चुअली आपको कंट्रोल स्टेट के अंदर में दो तरीके से किया जा सकता है। आपके अंदर कंट्रोल स्टेट के अंदर में दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कंट्रोल कैसे किया जाता है, आपके ऊपर आइडियोलॉजी को थोप कर, एवं दूसरा कैसे किया जा सकता है, आपको रिप्रेस करके आपको जबरदस्ती दबाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, दिस वाज टॉक्ड बाय अल्थुसर, ठीक है ना, ये आपके अल्थुसर साहब ने इसकी बात की थी। चलिए तो यहाँ तक काफी सारी बातें हम लोग कहाँ से, मुसोलिनी से स्टार्ट हुए थे, पहुंचते पहुंचते इधर पहुंच गए। बट यहाँ पे मैं जिस पॉइंट को लेकर चल रहा था वो पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था आपका, ठीक है ना, वो आपके लगभग 1923 के आसपास में आपको ये देखने को मिलता है। फाइनली ये जो स्कूल है वो माइग्रेट कर जाता है अमेरिका में, ठीक है ना। दिस स्कूल वाज माइग्रेटेड टू यूएसए इन अमेरिका विद द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। अब इसके बाद देखने को मिलता है इस समय एक बहुत ही बड़ी क्रिटिक राइज होती है यहां से, जिनका नाम होता है, कोई गेस कर सकते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ एडोल्फ हिटलर? कौन थे इनकी रिवाल? नाम याद आ गया होगा, नहीं याद आया? कौन है? हना आरेंट, ठीक है ना, हना आरेंट। हना आरेंट आपको देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आप लोग पब्लिकली मतलब पर्सनली भी पढ़ना चाहें तो इनको जरूर पढ़िएगा। बीएचयू को सिलेबस में इनको पार्टिकुलरली रखा गया है, बीएचयू को सिलेबस में पार्टिकुलरली इनको रखा गया है, ठीक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। हना आरेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बात करती है कलेक्टिव एक्शन की, कलेक्टिव एक्शन की, और ये बात करती है कि पावर लाइज इन एक्टिंग इन ए कंसर्ट। जब एक कंसर्ट में आप, जब एक समूह में आप भाग लेते हैं, जब वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपकी पार्टिसिपेशन पब्लिक स्फीयर में पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, दैट इज पावर, दैट इज पावर। एडोल्फ इनके हना आरेंट के अनुसार अगर आप देखते हैं एडोल्फ हिटलर को, तो हिटलर के पास पावर नहीं होती है, रादर ही हैज व्हाट, कौन बताएंगे इनके पास क्या होता है? अगर इनके पास पावर नहीं होता तो क्या होता है, क्या बताएंगे? स्ट्रेंथ होता है? नो, उन्होंने पार्टिकुलर टर्म दिया है, कोई बताएंगे? पावर नहीं होता है तो क्या होता है इनके पास? वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज वायलेंस, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है? वायलेंस होता है, ठीक है, इसके पास वायलेंस होता है। डू रिमेंबर, इन्होंने मेरी जो डिस्टिंक्शन किया है आप इसको याद रखिएगा, पहला पावर एंड वायलेंस के बीच में किया है, दूसरा पब्लिक स्फीयर एंड प्राइवेट स्फीयर में किया है। इनके अनुसार जो एक्टिंग इन ए कंसर्ट जो काम है उसमें तीन तरह के काम आते हैं, पहला है वर्क, दूसरा है लेबर, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एक्शन, ठीक है ना, तीसरा क्या है? एक्शन। अब इसमें जो आपका पावर है वो एक्शन में लाई करता है, पावर जो है वो कार्यवाही बिल्कुल एक्शन में लाई करता है जब आप पब्लिक स्फीयर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया की हमने बात कर लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ नाम आया है तो इनको छोड़ना सही नहीं होगा। चलिए, हाना अरेंट जो है वो कई सारी किताबें लिखती हैं अपने टाइम पीरियड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने टोटलिटेरियन के ओरिजिन को क्रिटिक किया, ठीक है ना। चलिए बताइए, ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ऑन द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म था, ऑन रेवोल्यूशन, और क्या, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, द लाइफ ऑफ माइंड, ऑन हैप्पीनेस, ओके, और कौन सा है? ऑन वायलेंस, ओके, और कौन सा है? और कोई है क्या? बिल्कुल, बेनालिटी ऑफ एविल, है ना। इचमैन इन जेरूसलम इसका नाम जो था, EICH, इचमैन इन जेरूसलम, ए वेनालिटी ऑफ इविल, इसका पूरा नाम था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑन ह्यूमन कंडक्ट या कंडीशन, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऑन ह्यूमन कंडीशन, कंडीशन इनकी बुक है, याद रखिएगा, ऑन ह्यूमन कंडीशन इज बुक,
कंडीशन इज गो। कंडक्ट जो है वो किन की है? हु रोट द बुक कंडक्ट ऑन ह्यूमन कंडक्ट? हु रोट द बुक ऑन ह्यूमन कंडक्ट? दैट वाज बाय माइकल ऑक्सफोर्ड, है ना, माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, माइकल ऑक्सफोर्ड जो है वो उनकी किताब है ऑन ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, ओके, चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज अडॉप्टेड फेडरल स्ट्रक्चर फ्रॉम कनाडा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आज के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से संविधान से इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट किया है। चलिए मैं पूछता हूं, जल्दी 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 से बता दीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात कि आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यूके, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल राइट्स, यूएसए। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसएसआर। डीपीएसपी, डीपीएसपी, आयरलैंड। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर के बाद देखने को मिलता है आपको इमरजेंसी, इमरजेंसी का प्रोविजन फ्रॉम द जर्मनी। ठीक है ना, फ्रॉम द जर्मनी। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है आपका? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये लिया गया है फ्रांस से। फ्रेंच, फ्रेंच, बिल्कुल फ्रेंच। और क्या इंपॉर्टेंट है जो छूट रहा है? हाँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आयरलैंड। ठीक है ना, आयरलैंड। ओके, हाँ, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कहां से लिया गया है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, श्रद्धा। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, अमेंडमेंट की आर्टिकल कौन सी है? अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 200। वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 368, है ना, आर्टिकल नंबर 368। ओके, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। टोटल कितने पार्ट्स थे? टोटल कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स। टोटल कितने शेड्यूल थे? टोटल कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल, है ना। ओके, इसको याद रखिएगा। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 0 थे। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स कितने थे? फंडामेंटल राइट्स कितने थे? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट्स जो थे वो थे 7, जिसमें से एक आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31, इसे हटा दिया गया। कहां रख दिया गया इसे? इसे रख दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में, इन लीगल लॉ में। ठीक है, लीगल प्रोविजन के अंदर में इसे रखा गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। चलिए अब आगे बढ़ा जाए या रेस्ट किया जाए 2 मिनट? कैन वी टेक ए ब्रेक फॉर 2 मिनट? क्या बात है, हम लोगों ने लगभग 1 घंटा कर लिया। वी हैव डन विथ व्हाट आवर। पीवाई क्यूज कब होगा? पीवाई क्यूज तो हो रहा है ना सविता? पीवाई क्यूज करवाया जा रहा है ना? अनुमन तो ले रही है क्लास पीवाई क्यूज की? आप कोई और पीवाई क्यूज की बात कर रहे हैं क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट अनदर पीवाई क्यूज? ओके, ओके, चलिए ठीक। चलिए 1 मिनट ब्रेक है, आप लोग जाके नाश्ता पानी करके आ जाइए, पानी उनी पीना है पी लीजिए, जाइए। मतलब ऑफ ऑफ होके मत जाइएगा। क्लास में रहिए, जाके आ जाइए 1 मिनट। जस्ट 11:35 हो रहा है, हम 11:36 में शुरू करेंगे। चलिए, नहीं तो ऐसा पता चला कि आप लोग लेटे और लेटे सोए 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 रह गए, फिर हम मैं बोल रहा हूँ आप लोग कुछ बोले ही मत। फुल रेस्ट हो जाएगा फिर।
हाँ हाँ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हायर सिस्टम, वो आपके आयरलैंड से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। इज इट करेक्ट? टोटल कितने लिस्ट होते हैं? टोटल 3 तरह के लिस्ट होते हैं आपके, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, है ना? ये बातें तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग बताइए सबसे पहले कि जुडिशरी का बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में किया गया? इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टॉक्ड अबाउट जुडिशरी? पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 कहां पे? इन विच पार्ट? चलिए महेश 5, श्रद्धा 5, ओके। याद रखिएगा पार्ट, आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट है आपके? आर्टिकल नंबर 124 से, आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक है, ठीक है ना? और ये पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव जुडिशरी, ठीक है ना? वी हैव जुडिशरी। चलिए फिर तो इसकी बात करेंगे, अभी आगे आएगा, अभी आएगा बहुत सारा। चलिए लेट्स गो। ओके, अब यहाँ पे आया सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? सॉवरेनिटी का इंपॉर्टेंट। ओके, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी वाज गिवन बाय whom? दैट इज गिवन बाय जॉन ऑस्टिन। ओके, जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी के कौन कौन से फीचर्स बताई थी? सॉवरेनिटी की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी इन्होंने? क्या क्या कैरेक्टर थे, जल्दी से बताइए। तो कमेंट, एक एक करके कमेंट कीजिए, एक एक दो दो लेटर भी करेंगे, मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत लंबा लंबा नाम है इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए भूल गए क्या? याद नहीं आ रहा कुछ? चलिए याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल मतलब इनकी शक्ति को बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है? इनएलाइनेबल होंगे, एलाइनेबल होंगे मतलब इनकी शक्ति को किसी दूसरे को दिया नहीं जा सकता है। ये कैसे होंगे? ये यूनिवर्सल होंगे, ये यूनिवर्सल होंगे, ठीक है ना? ये यूनिवर्सल होंगे। इसके साथ साथ ये कैसे होंगे? ये एब्सोल्यूट होंगे, ठीक है ना? ये एक, जो एक होंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ इनकी ऑर्डर जो होगी, इनकी ऑर्डर जो होगी वो जस्ट लाइक लॉ होगी, संप्रभु का आदेश ही कानून है ना? इसके पास ये सारी फीचर्स मेनली आपको देखने को मिलता है, ठीक है? ये इनएलाइनेबल, इंडिविजुअल, इनसेपरेबल, एक और इनसेपरेबल। इनसेपरेबल मतलब इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना? तो दिस टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर व्हाट, जॉन ऑस्टिन की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है? याद रखिएगा। अब इनकी आइडिया को कौन चैलेंज देते हैं? क्या कोई आप किन्हीं का नाम बता सकते हैं? हु चैलेंज दिस आइडिया? कैन यू गेस सम नेम? द क्वेश्चन टू यू, कौन चैलेंज करेंगे? ह्यूगो ग्रोटियस? नहीं, वो भी तो इसी तरह की बात करते हैं। नहीं, वो नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, हॉब्स, हॉब्स भी तो इसी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट की बात करते हैं, बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की होने चाहिए। कौन चैलेंज करेंगे? वो दिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पावर एक हाथ में रखने की बात की गई, तो कौन बोलते हैं कि पावर एक हाथ में नहीं बल्कि बहुत सारे हाथ में रहते हैं? अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब हो गया आसान क्वेश्चन। चलिए, प्लूरिस्टिक थिंकर है ना? आपके हो गए, कौन कौन हो गए आपके? डहल साहब हो गए, आपके लास्की साहब हो गए, बारकर साहब हो गए, है ना? ये जितने सारे थिंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं? वो ही बोलते हैं पावर जो होता है वो एक हाथ में नहीं होता है बल्कि पावर डिविजिबल होता है। पावर जो होता है वो एलिनिएबल होता है, पावर जो होता है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में होता है। और यही पे जो रॉबर्ट डहल है, ही गिव द आइडिया ऑफ पॉलीआर्की, ही गिव द आइडिया ऑफ पॉलीआर्की, ठीक है ना? आप इसको याद रखिएगा, प्लीज मेंबर। आगे आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, चलिए उसकी बात करेंगे आगे।
ओके, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ये कब पारित किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। किस काम के लिए? तो जो आपके कोरिया डिस्प्यूट थी, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो चल रहे थे जंग, उस जंग में एक शांति स्थापना के लिए कोशिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग बताइए, यूएनजीए की जो चार्टर है इसमें टोटल कितने आर्टिकल, कितने चैप्टर? इसमें टोटल 111 आर्टिकल, 19 चैप्टर। ठीक है, इसकी इस चार्टर को साइन कब किया गया था? व्हेन दिस चार्टर वाज साइंड, इस चार्टर को साइन कब कर दिया गया था? कब? डेट, व्हाट वाज द डेट? डेट क्या था? डेट 1945 होगा, 1945, 24 अक्टूबर, 9 नो, हमने पढ़ाया है कब साइन किया गया था 51 कंट्रीज के द्वारा। यूएन चार्टर वाज साइंड बाय 51 कंट्रीज इन विच ईयर, इन विच डेट, ऑन विच डेट? 15 जून नहीं था, नो इट वाज नॉट 15 जून, याद कीजिए, इट वाज 26 ऑफ जून, 26 जून 1945, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। अभी याद आया? याद रखिएगा बिल्कुल, 26 जून 1945 को यह साइन किया गया था 51 कंट्रीज के द्वारा। ऐसा माना जाता है 15 एंड द टाइम किए थे, एंड पोलैंड जो है वो कुछ समय बाद किया था। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए आगे देखने को मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे रेवोल्यूशन से रिलेटेड। रेगुलर रेवोल्यूशन की बात किसने कही है? माओ जेडोंग ने कही है। परमानेंट रेवोल्यूशन की बात किसने कही है? ट्रॉट्स्की ने की है। टोटल रेवोल्यूशन की बात किसने की है? जेपी नारायण ने की है। सप्त क्रांति की बात किसने की है? लोहिया ने की है। ऑन रेवोल्यूशन की किताब किसने लिखी? हन्ना अरेंट ने लिखी। द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी? क्रेन ब्रेंटन ने लिखी। एंड उन्होंने भी कंपेयर किया किससे? रेवोल्यूशन को फीवर से। इन्होंने ही कंपेयर रेवोल्यूशन विद फीवर। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आते हैं आपसे। बताइए, हु रोट द बुक व्हाई सोशलिज्म? व्हाई सोशलिज्म, हु रोट द बुक व्हाई सोशलिज्म? Who wrote the book Why Socialism? डू कमेंट। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण, है ना? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ओके, प्रेजेंट डायरी, हु रोट द बुक प्रेजेंट डायरी? हु रोट द बुक प्रेजेंट डायरी? बिल्कुल सेम, यानी कि जेपी नारायण। ओके, हु इज नोन एज लोकनायक? लोकनायक किनको माना जाता है इनमें से? हु इज कंसिडर्ड एज लोकनायक? पॉलिटिकल डायरी, बिल्कुल, डीडी उपाध्याय। वेरी गुड मानसी। जेपी नारायण। Who among the following talk about partyless democracy? पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात किसने कही इनमें से? बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज जेपी नारायण। ओके, हु रोट द बुक सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी? हु रोट द बुक सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी? सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। अंबेडकर, सेम, जेपी जेपी जेपी। ओके, याद रखिएगा, बुक का नाम है आपका सोशलिज्म सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। दिस वाज रिटन बाय जेपी नारायण। नारायण नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ये बताइए, इनमें से कौन है जिन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन का आइडिया को दिया था? कल्चरल रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया था? ओके, माओ जेडोंग, बिल्कुल। ऑरेंज रेवोल्यूशन का आइडिया किस देश से संबंधित है? ऑरेंज रेवोल्यूशन का आइडिया किस कंट्री से एसोसिएटेड है? ऑरेंज रेवोल्यूशन, दिस इज एसोसिएटेड विद यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन याद रखिएगा, यूक्रेन। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इनमें से कौन है हु अमंग द फॉलोइंग, हु रोट द बुक पीपल्स रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप? हु अमंग द फॉलोइंग wrote the book People's Democratic Dictatorship? चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज माओ जेडोंग। ठीक है, माओ जेडोंग इज करेक्ट आंसर।
तो ये है आपकी काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड, याद रखिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलिए याद रखते हैं। ऑन लिबर्टी, जेम्स मिल। ये बताइए जेम्स मिल से संबंधित, चलिए आप बात पूछते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हालांकि आप लोग बताइए सबसे पहले जेम्स मिल के बारे में क्या क्या याद आता है, डू कमेंट। हाँ बिल्कुल, अरब स्प्रिंग जो है वो ट्यूनिसिया से शुरू हुआ था 2010-11 में, 2010-11 में शुरू हुआ था। ऑन लिबर्टी, क्रिटिक्स ऑफ बेंथम, वेरी गुड। ऑन लिबर्टी बुक है इनकी, वेरी गुड। रिलक्टेंट डेमोक्रेट, सीएल वेपर इनको बोलते हैं, वेरी गुड। सीएल वेपर कॉल्ड इन रिलक्टेंट डेमोक्रेट। और क्या याद आता है, कम ऑन डू फास्ट। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, वेरी गुड। ओपन बैलेट सिस्टम की बात करते हैं। हाँ, वोट को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टेट की बात करते हैं। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बोला जाता है। हार्म प्रिंसिपल भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वेरी गुड। जस्टिस रिलेटेड बात इन्होंने कौन सी बोली है महेश, व्हाट इज जस्टिस, यू आर राइटिंग ओनली जस्टिस, बिल्कुल। इनकी बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, वेरी गुड। ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बात की है, वोटिंग राइट्स की बात की है ना, वुमेन वोटिंग राइट्स की बात की है, वुमेन के एजुकेशन की बात की है। ये एक फेमिनिस्ट भी माने जाते हैं। ओके, ही इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ फेमिनिस्ट, लिबरल, लिबरल, सोशल या रेडिकल। ही इज कंसिडर्ड एज विच टाइप ऑफ सोशलिस्ट, बिल्कुल लिबरल सोशल, याद रखिएगा, लिबरल सोशल थिंकर इनको माना जाता है, ठीक है। चलिए, किसने कहा था, किसने यह कहा था कि मिल जो है वो पहला उदारवादी विचारक है जिन्होंने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व को खोजा। नहीं श्रद्धा, आप गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, पहले ये जवाब दे दीजिए, किसने यह बात की, किसने यह कहा है कि जेम्स मिल जो है वो पहला ऐसा उदारवादी विचारक है जिन्होंने व्यक्ति और राज्य के मध्य समाज तत्व को खोजा। दिस वाज सेड बाय सेबाइन टू जेम्स मिल। जेम्स मिल के बारे में ये कहा गया। अब श्रद्धा जो लिख रहे थे उनके बारे में बिल्कुल उनका आंसर होगा रूसो, ठीक है, बिल्कुल वो होगा आपका रूसो, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओके, डेमोक्रेसी इन अमेरिका किनकी बुक है, हु रोट द बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय भी थे, वेरी गुड। Who wrote the book Democracy in America? बिल्कुल, the correct answer is D. Tocqueville, है ना। Democracy in America is very important book, very famous book by D. Tocqueville, है ना, याद रखिएगा। चलिए, ओके, Who wrote the book Principles of Political Economy? Who wrote the book Principles of Political Economy? Very good, Mansi, this is correct. Democratic Theory, Essays in Retrieval, this is very important book by C.B. Macpherson, बिल्कुल। जेम्स मिल, है ना, जेम्स मिल ने एक किताब। ओके, द साइंस ऑफ लॉजिक, हु रोट द बुक द साइंस ऑफ लॉजिक, द साइंस ऑफ लॉजिक। और एक और बुक है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, कंफ्यूज मत होइएगा, एक और है द सिस्टम ऑफ लॉजिक। बताइए सबसे पहले ए साइंस ऑफ लॉजिक किसकी बुक है, हु रोट द बुक ए साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक किनकी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय बुक बाय हिगल, हिगल की बुक है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बुक बाय जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट जो है वो जेम्स मिल और जेम्स मिल में कंफ्यूज होते हैं, जेम्स मिल में कंफ्यूज होते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जेम्स मिल के बेटे थे, ठीक है ना, बिल्कुल। साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो हिगल की है, ठीक है ना, डू रिमेंबर इट, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये किसने कहा है, ये आपके सिले साहब ने कहा है। और सिले ने एक और बात कहा है, क्या कहा है, लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ अवर गवर्नमेंट, लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ अवर गवर्नमेंट, दिस वाज आल्सो कॉल्ड बाय सिले, ठीक है ना। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, दिस वाज कॉल्ड बाय जॉन लॉक। साइलेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी, दिस वाज कॉल्ड बाय हॉब्स। Obedience of general will is liberty, this was called by Rousseau. Lawlessness and liberty, this was called by F. Hayek. Political liberalism, this was called by John Rawls, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इन विच एवरीबडी हैज शेयर, बिल्कुल ये भी बात कही गई है।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही रखा जाए, क्योंकि 1.5 घंटे होने वाले हैं। आज इतना ही रखा जाए, फिर से हम लोग कल मिलेंगे एक नई सेशन के साथ। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग इस सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। और मैं इसे यूट्यूब में अपलोड कर दूं? इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी क्या? मैं इसे यूट्यूब में भी अपलोड कर दूं? ओके, ठीक है, तो मैं इस सेशन को यूट्यूब में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जहां भी शेयर करने होंगे आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। ओह, क्या बात है मानसी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ग्रेट वर्ड्स। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अब हम लोग ऐसे ही सेशन करते रहेंगे, बहुत सारे सेशन करेंगे, है ना, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।